चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्रोमेटोग्राफी ऑफ नेचर, अनकवरिंग एसिड्स एंड बेसिस। हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन हमारे ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन को ऑनर करने के लिए है, जिन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, और इस अमेजिंग डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था। तो चलो, इसी साइंस की स्पिरिट में एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। सोचो, एक स्कूल में साइंस फेयर लगा है और वहां आप ही की तरह दो स्टूडेंट्स हैं, अश्विन और कीर्ति। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा और वो बिल्कुल मैजिक जैसा लग रहा था। इमेजिन करो, उनके सामने एक बिल्कुल प्लेन वाइट पेपर रखा है। उस पर कुछ भी, एब्सोल्युटली नथिंग इज रिटन। फिर उस पेपर पर एक क्लियर लिक्विड जो बिल्कुल पानी जैसा दिख रहा है, स्प्रे किया जाता है। और जैसे ही वो स्प्रे होता है, बैम! अचानक से उस पेपर पर ब्राइट पिंक कलर में एक हिडन मैसेज अपीयर हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक? क्या ये कोई मैजिक था, कोई जादू टोना, या फिर इस अमेजिंग ट्रिक के पीछे कोई साइंटिफिक सीक्रेट छिपा हुआ है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। चलिए, इसके पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। सो ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर केमिस्ट्री। और इसका सीक्रेट है एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। नाउ ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। इन इंडिकेटर एक ऐसा स्पेशल सब्सटेंस होता है जो टेस्ट करने के काम आता है कि कोई दूसरा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। और ये टेस्ट कैसे करता है? सिंपल, जब ये एसिड्स या बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो उस साइंस फेयर वाली मैजिक ट्रिक में जो सीक्रेट एजेंट यूज हुआ था, वो एक बहुत ही कॉमन केमिकल इंडिकेटर है। उसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। हाँ, आई नो, नाम थोड़ा सा ट्रिकी है बोलने में, बट ट्रस्ट मी, आपकी केमिस्ट्री लैब में ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो अब फिनोल्फ्थलीन जैसे इंडिकेटर्स की हेल्प से हम अपने आसपास के ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और ये कैटेगरीज हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ओके, तो अब उस मैजिक ट्रिक का पूरा सीक्रेट इस टेबल में छिपा है। देखो, फेनोल्फ्थलीन की एक खास प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर ही अपना कलर चेंज करके पिंक हो जाता है। अगर आप इसे किसी एसिडिक या न्यूट्रल सब्सटेंस में डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा, पेपर पर जो इनविजिबल इंक से मैसेज लिखा गया था वो एक्चुअली एक बेसिक सब्सटेंस था। तो चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। देखो, एसिडिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका टेस्ट सार यानी खट्टा होता है, जैसे लेमन जूस, विनेगर यानी सिरका और यहाँ तक कि कर्ड। दूसरी तरफ बेसिक सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर यानी कड़वा होता है, और जब आप उन्हें टच करते हो तो वो सोपी यानी साबुन जैसे फील होते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेकिंग सोडा का सोल्यूशन, सोप और आपका टूथपेस्ट। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, उन सब्सटेंसेस का क्या जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक? वेल, उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं, और इसका सबसे परफेक्ट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है प्योर वाटर, साफ पानी जिसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता। ओके, ये सब तो ठीक है, बट एक बड़ा सवाल ये है कि इन केमिकल्स को क्लासिफाई करना इतना ज़रूरी क्यों है? हम हर चीज़ को सिंपली टेस्ट या टच करके ही क्यों नहीं पता लगा लेते कि वो एसिडिक है या बेसिक? आखिर इंडिकेटर की ज़रूरत ही क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेफ्टी फर्स्ट। याद रखो, केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे केमिकल्स करोसिव या पॉइजनस हो सकते हैं। करोसिव मतलब जो स्किन को जला दें, और पॉइजनस तो आप जानते ही हैं। इसलिए वी मस्ट नेवर एवर टेस्ट और टच एनी अननोन सब्सटेंस इन द लैब। इंडिकेटर्स का यूज करना एक सेफ मेथड है। इसके अलावा ये क्लासिफिकेशन हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में हेल्प करती है। हमारे खाने से लेकर मिट्टी जिसमें पौधे उगते हैं, हर चीज़ पर इसका असर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लासिफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन बनता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिटमस एज एन इंडिकेटर। ये एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिससे हमें पता चलता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस की केमिकल नेचर आखिर होती क्या है। सोचो, जस्ट इमेजिन, आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक लेमन जूस और दूसरा सोप सोल्यूशन। अब आपको बिना टेस्ट किए ये बताना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक। कैसे पता चलेगा? वेल, यहीं पर केमिस्ट्री का एक स्पेशल टूल काम आता है जिसका नाम है लिटमस। ये एक ऐसा स्पेशल सब्सटेंस है जो अपना रंग बदलकर, अपना कलर चेंज करके हमें दूसरे सब्सटेंसेस के केमिकल सीक्रेट्स बता देता है। देखो, ये तो हम सबको पता है कि लेमन जूस टेस्ट में कैसा होता है, सावर, राइट?
और सोप सोल्यूशन को टच करो तो सोपी सोपी, थोड़ा बिटर सा फील होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइंस में ना हम हर चीज़ को टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। इट्स नॉट सेफ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम साइंटिफिकली एकदम पक्के तरीके से कैसे प्रूव करें कि हाँ, लेमन जूस एसिडिक है और सोप सोल्यूशन बेसिक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या होता है? सिंपल है। एन इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज कर लेता है जब उसे किसी एसिड या बेस में डाला जाता है। तो ये हमें एक विजिबल साइन, एक इशारा देता है जिससे हमें सब्सटेंस के केमिकल नेचर का आसानी से पता चल जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, लिटमस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लिटमस आता कहाँ से है? क्या ये लैब में बनता है? नहीं, एक्चुअली लिटमस एक नेचुरल डाई है जिसे लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और पता है, लाइकेंस खुद में बहुत स्पेशल होते हैं। ये एक फंगस और एक एल्गा का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब दोनों एक साथ रहते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना कि हमें नेचर से ही इतना पावरफुल केमिकल टूल मिल जाता है। ओके, तो जब हम लैब में काम करते हैं तो लिटमस हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। सबसे पहला है लिटमस सॉल्यूशन। ये एक लिक्विड है जो अपने न्यूट्रल स्टेट में, यानी जब ना एसिडिक हो ना बेसिक, पर्पल कलर का होता है। फिर आता है दूसरा फॉर्म जो कि सबसे कॉमन है और आपने जरूर देखा होगा, लिटमस पेपर। ये स्ट्रिप्स जैसा होता है और ये भी दो टाइप्स का आता है। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर जिसे हम एसिड्स को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर जिसे हम बेसिस को टेस्ट करते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको एग्जाम्स के लिए हमेशा याद रखना है। पहला रूल है एसिड्स के लिए। हमेशा याद रखो, ब्लू लिटमस पेपर जब किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाता है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, एक निमोनिक है, BAR। B से ब्लू, A से एसिड, R से रेड। सिंपल, ब्लू एंड एसिड बिकम्स रेड, BAR। इसको कहीं नोट डाउन कर लो, बहुत काम आएगा। अब जरा इस डायग्राम को देखो, यहाँ एक बीकर में एक एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, आप साफ साफ देख सकते हो कि जो हिस्सा सोल्यूशन के अंदर गया वो फौरन रेड हो गया। देखा, ये हमारे BAR रूल का एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। चलो, अब आती है सेकेंड रूल की बारी, और ये है बेसिस के लिए। जैसा एसिड का रूल था वैसा ही बेस का भी है। रेड लिटमस पेपर जब किसी बेसिक सोल्यूशन में जाता है तो वो हो जाता है ब्लू। इसका निमोनिक क्या है? इसका निमोनिक है RBB। सिंपल, R फॉर रेड, B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू। सो रेड इन बेस बिकम्स ब्लू। ये दूसरा रूल भी, लेट मी टेल यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। और यहाँ इस डायग्राम में हम अपने RBB रूल को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहाँ एक बीकर में बेसिक सोल्यूशन है, मान लो सोप वाटर है। अब जब हमने उसमें रेड लिटमस पेपर डिप किया तो देखो, वो हिस्सा जो सोल्यूशन के कांटेक्ट में आया उसका कलर फौरन चेंज होकर ब्लू हो गया। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर, राइट? तो देखो, अब तक हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में तो सीख लिया, लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, व्हाट हैपेंस जब कोई सब्सटेंस ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक? फिर क्या लिटमस उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा? ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल मतलब जो बीच में हो। न्यूट्रल सब्सटेंसेस ना तो रेड लिटमस का कलर चेंज करते हैं और ना ही ब्लू लिटमस का, कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका pH बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, अराउंड 7। अब ये pH क्या है? ये एक स्केल है जो बताता है कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक या बेसिक है, और 7 का मतलब होता है परफेक्टली न्यूट्रल। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्योर वाटर या फिर शुगर सोल्यूशन। ओके, अब ये टेबल देखो। ये टेबल पूरे कॉन्सेप्ट की एक परफेक्ट समरी है। इससे आप एग्जाम से ठीक पहले एक क्विक रिवीजन कर सकते हो। चलो एक बार ध्यान से देखते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, लेकिन रेड लिटमस पर नो चेंज। बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है, लेकिन ब्लू लिटमस पर नो चेंज। और न्यूट्रल, वो तो दोनों में से किसी पर भी नो चेंज दिखाता। एकदम क्लियर हो गया है ना? चलो अब कुछ रियल लाइफ एवरीडे एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे घर में, किचन में लेमन जूस और विनेगर तो होता ही है। ये दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर आप इनमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, वो तुरंत रेड हो जाएगा, हमारे बार रूल को फॉलो करते हुए। अब आते हैं बेसिक सब्सटेंसेस पर जो हम डेली यूज करते हैं,
जैसे कि सोप सोल्यूशन यानी साबुन का पानी और बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ये दोनों ही बेसिक होते हैं। तो इनमें अगर आप रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा हमारे आरबीबी रूल के अकॉर्डिंग। सिंपल। और आखिर में न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे घर का टैप वाटर या फिर सॉल्ट सोल्यूशन यानी नमक का पानी। ये दोनों चीज़ें आमतौर पर न्यूट्रल होती हैं। इसका मतलब इन पर लिटमस पेपर का कोई असर नहीं होगा, ना तो ब्लू पेपर का कलर चेंज होगा, ना ही रेड पेपर का। तो चलिए इस फाइनल समरी टेबल में सारे कॉमन एग्जाम्पल्स को एक साथ देख लेते हैं। देखो, लेफ्ट कॉलम में सारे एसिडिक सब्सटेंसेस लिस्ट किए हैं, जैसे लेमन जूस, आंवला जूस। फिर मिडिल कॉलम में है सारे बेसिक सब्सटेंसेस, जैसे सोप सोल्यूशन और लाइम वाटर। और आखिर में राइट कॉलम में है न्यूट्रल सब्सटेंसेस, जैसे टैप वाटर और शुगर सोल्यूशन। ये टेबल आई मस्ट से आपके नोट्स के लिए एक परफेक्ट टेकअवे है। इससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर एकदम क्लियर हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पता है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि नींबू जैसी चीजें टेस्ट में इतनी खट्टी यानी सार क्यों होती हैं? इनफैक्ट हम जो इतनी सारी चीजें खाते हैं उन सब का टेस्ट अलग अलग क्यों होता है? तो इन सब के पीछे ना एक सॉलिड केमिकल रीजन है। तो ये जो सार टेस्ट है ना, इसके पीछे एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस जिसे हम एसिड कहते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि एसिड वर्ड खुद एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब ही होता है सार। तो इसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल हो गई। एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका एक कैरेक्टरिस्टिक सार टेस्ट होता है। तो एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहली और सबसे आसान पहचान है उनका सावर टेस्ट। लेकिन एग्जाम्स के लिए जो केमिकल नेचर वाला पॉइंट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर एक प्रोटॉन यानी एक H+ आयन डोनेट करते हैं। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये हमारे किचन में बहुत आराम से मिल जाते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, दही यानी कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड, और सिरका यानी विनेगर में होता है एसीटिक एसिड। आंवला, जो विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है, उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और पालक में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ये टेबल मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना। चलिए अब हम टेस्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टच की बात करते हैं। जब आप साबुन यानी सोप हाथ में लेते हैं तो वो इतना स्लिपरी यानी फिसलन वाला फील क्यों देता है? पता है, ये जो स्लिपरी फीलिंग है, ये सिर्फ सोप की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है जो आपके हाथों पर हो रहा है। हमारी स्किन पर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, सोप उनके साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन को सिपोनिफिकेशन कहते हैं, और इससे लिटरली आपकी स्किन पर थोड़ा और सोप बन जाता है। और यही वजह है कि हमें वो एक्स्ट्रा स्लिपरी सोपी फील आता है। और जिन सब्सटेंसेस की वजह से ये सोपी फील आता है, उन्हें ही हम कहते हैं बेसेस। तो इनकी पहचान क्या है? बेसेस टेस्ट में अक्सर बिटर यानी कड़वे होते हैं और टच में सोपी। सिंपली पुट, आप कह सकते हैं कि ये एसिड्स के केमिकल ऑपोजिट्स हैं। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, एल्कलाई। ये क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। वो सारे बेसेस जो पानी में आसानी से डिसॉल्व यानी सॉल्युबल हो जाते हैं, उन्हें एल्कलाइज कहते हैं। और ये लाइन एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। ऑल एल्कलाइज आर बेसेस बट नॉट ऑल बेसेस आर एल्कलाइज। इसका मतलब साफ है कि एल्कलाई बेस का ही एक स्पेशल वाटर सॉल्युबल टाइप है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हम इंसानों को नेचुरली बिटर चीजें पसंद नहीं आती। इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन हो सकता है। नेचर में बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे कि एल्कलॉइड्स केमिकली बेसिक होते हैं और टेस्ट में बिटर होते हैं। तो ये बिटर टेस्ट एक तरह से हमारी बॉडी के लिए वार्निंग सिग्नल है। अब यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन आता है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। अगर बेसिस बिटर होते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर बिटर चीज एक बेस होती है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसे समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है करेला यानी बिटर गोर्ड। देखिए, करेला टेस्ट में बिटर होता है, बिल्कुल बेस की तरह, लेकिन क्या वो टच में सोपी फील देता है? नहीं। और केमिकली वो एक बेस है ही नहीं। उसका बिटर टेस्ट मोमोडेसिन नाम के एक स्पेशल कंपाउंड की वजह से होता है।
दूसरी तरफ बेकिंग सोडा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बेस का। ये बिटर भी है और सोपी फील भी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि अकेले टेस्ट से आप किसी सब्सटेंस का केमिकल नेचर डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नेचुरल पीएच इंडिकेटर्स। तो सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फूल आपको बता दे कि सॉइल में क्या है? काइंड साउंड्स लाइक मैजिक, है ना? लेकिन नेचर में ऐसी कई अमेजिंग चीजें होती हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो सॉइल के हिसाब से, मतलब सॉइल एसिडिक है या बेसिक, उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेते हैं। बहुत कूल है, राइट? चलिए इसके पीछे की इंटरेस्टिंग साइंस को आराम से समझते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। रेड रोज, गुलाब की जो पत्तियां होती है ना, यानी पेटल्स, उनसे निकाला गया एक्सट्रैक्ट एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। इससे हम आसानी से एसिड्स और बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब सॉल्यूशन ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, यानी कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, तब क्या होता है। ऐसे केस में रेड रोज पेटल्स का एक्सट्रैक्ट अपना ओरिजिनल लाइट पिंक कलर ही रखता है, उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं आता। लेकिन असली मैजिक तो अब शुरू होता है। जैसे ही हम इसी एक्सट्रैक्ट को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इसका कलर तुरंत बदलकर डार्क पिंक या मजेंटा हो जाता है। ये एक बिल्कुल क्लियर साइन है कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है। और अब देखो, जब हम वही एक्सट्रैक्ट एक बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर फिर से बदलता है। इस बार ये ग्रीन या थोड़ा येलोइश ग्रीन हो जाता है। तो देखा आपने, एक ही रोज एक्सट्रैक्ट ने हमें न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक तीनों सॉल्यूशंस की पहचान करा दी। सिंपल। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो हमें नेचर से मिलती हैं और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस में डालने पर अपना कलर चेंज करती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये कलर चेंज आखिर होता क्यों है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इसका रीजन है एक स्पेशल केमिकल जिसका नाम है एंथोसायनिन। ये एक पिगमेंट है, मतलब एक कलर देने वाला सब्सटेंस जो बहुत से फूलों, फलों और सब्जियों को उनका रेड, पर्पल या ब्लू कलर देता है। और इसकी खास बात यह है कि ये पिगमेंट पीएच चेंजेस के लिए, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। तो ये काम कैसे करता है? देखो, जब कंडीशंस एसिडिक होती है तो एंथोसायनिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है और वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सॉल्यूशन हमें रेड दिखता है। लेकिन जैसे ही कंडीशंस बेसिक हो जाती हैं, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयंस को लूज कर देता है, जिससे इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है और ये नया स्ट्रक्चर ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए सॉल्यूशन ग्रीन नजर आता है। लेकिन ये फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी सिर्फ रेड रोज तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी कॉमन प्लांट्स और फ्रूट्स हैं जिन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। पर्पल कैबेज एसिड में हो जाता है ब्राइट रेड और बेस में ग्रीन येलो। बीट रूट यानी चुकंदर एसिड में रेडी रहता है पर बेस में पर्पल येलो हो जाता है। हिबिस्कस का बिहेवियर तो बिल्कुल रेड रोज जैसा है, एसिड में डार्क पिंक और बेस में ग्रीन। और जामुन, जामुन एसिड में पर्पल रहता है लेकिन बेस में ब्लू हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में देखा था। इसका एक फैसिनेटिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है हाइड्रेंजा प्लांट। इसके फूल गार्डनर्स के लिए एक नेचुरल सॉइल पीएच मीटर की तरह काम करते हैं। इसके पीछे का रीजन भी केमिस्ट्री ही है। जब सॉइल एसिडिक होती है ना, तो उसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो अवेलेबल यानी फ्री हो जाता है। प्लांट की रूट्स यानी जड़ें इस अवेलेबल एल्यूमिनियम को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर ये एब्जॉर्ब्ड एल्यूमिनियम आयंस सीधे फूल की पत्तियों में जाते हैं और वहां मौजूद एंथोसायनिन पिगमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, यानी उसे बाइंड कर लेते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसी एल्यूमिनियम और एंथोसायनिन पिगमेंट के इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रेंजा के फूलों का कलर ब्लू हो जाता है ना? अमेजिंग। तो इससे हम फाइनली क्या समझे? बिल्कुल सिंपल है। अगर सॉइल एसिडिक है तो एल्यूमिनियम अवेलेबल होगा जिससे फूल ब्लू हो जाएंगे, और अगर सॉइल बेसिक या न्यूट्रल है तो एल्यूमिनियम लॉक्ड अप रहता है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इसलिए फूल पिंक या रेड ही रहते हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं टर्मरिक के बारे में, जो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। आपने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी, राइट? जब भी कपड़ों पे हल्दी का दाग लग जाता है और हम उस पर साबुन रगड़ते हैं तो वो येलो से एकदम से रेड हो जाता है।
पर कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? वेल, इसके पीछे का जो सीक्रेट है ना, वो है टर्मरिक के अंदर छुपा एक स्पेशल केमिकल कंपोनेंट। इसका नाम है क्यूरक्यूमिन। एक्चुअली यही वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से हल्दी को उसका इतना ब्राइट, पहचान वाला येलो कलर मिलता है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए ना सबसे पहले हमें इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और देखो, ये जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट इज एडेड टू एन एसिडिक और अ बेसिक सोल्यूशन। इसको अच्छे से याद कर लो, ये एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्रूशल पॉइंट क्या है? देखो, कर्क्यूमिन का जो नेचुरल नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, वही उसे येलो कलर देता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट स्टेट है, आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब वो पानी में हो या नींबू के जूस में, मतलब कि किसी न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में। लेकिन मैजिक तब होता है जब क्यूरक्यूमिन किसी बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि हमारा साबुन। जैसे ही ये कांटेक्ट होता है, बूम, इसके मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। और ये जो नया स्ट्रक्चर बनता है ना, वही हमें डीप रेड कलर का दिखता है। ओके, चलो इसको एक सिंपल कंपैरिजन से और भी क्लियर करते हैं। देखो, जब हमने टर्मरिक पेपर को एक एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे लेमन जूस या पानी में डिप किया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, नो चेंज, वो येलो का येलो ही रहा। पर जैसे ही हमने उससे एक बेस यहाँ पर लाइम वाटर में डाला, वो फौरन से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो इस प्योर एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे मिलता है। क्या? कि टर्मरिक जो है वो सिर्फ बेसिक सॉल्यूशंस को पहचान सकता है, यानी उन्हें डिटेक्ट कर सकता है। वो एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच का फर्क नहीं बता सकता। क्यों? सिंपल है, क्योंकि दोनों ही केसेस में वो येलो ही रहता है। सो देयर इज नो वे टू टेल देम अपार्ट यूजिंग जस्ट टर्मरिक। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। ये जो लाल दाग लग गया है, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या इस रेड स्टेन को वापस येलो बनाना पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, जैसे ही हम उस रेड स्टेन पर कोई एसिड, फॉर एग्जांपल लेमन जूस डालते हैं, तो पूरा रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। बेसिकली एसिड उस सोप के बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसकी वजह से कर्क्यूमिन का मॉलिक्यूल वापस अपने ओरिजिनल हैप्पी येलो स्ट्रक्चर और कलर में लौट आता है। और पता है सबसे कूल बात क्या है? आप इस सिंपल सी साइंस को यूज करके अपना खुद का इंडिकेटर पेपर घर बैठे बना सकते हो। इट्स सुपर इजी। सबसे पहले थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लो और उसमें पानी मिलाकर एक पेस्ट बना लो। फिर इस पेस्ट को एक फिल्टर पेपर पर इवनली यानी बराबर से स्प्रेड कर दो, और आखिर में उस पेपर को अच्छे से ड्राई होने दो। एंड दैट्स इट, आपका अपना नेचुरल इंडिकेटर पेपर रेडी है। तो हमेशा याद रखना, टर्मरिक सिर्फ एक केमिकल इंडिकेटर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसकी साइंस हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से बहुत गहराई से जुड़ी है। इसे द गोल्डन स्पाइस ऐसे ही नहीं कहते, ये हमारे इंडियन किचन्स का एक वाइटल पार्ट है। साथ ही इसे आयुर्वेदा में भी यूज किया जाता है इसकी अमेजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब ये स्वेलिंग या सूजन को कम करती है। और इतना ही नहीं, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है जो चोट या घाव को हील करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आखिर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं क्या चीज? ये बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी ओडर, हाँ, उनकी स्मेल एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाते ही चेंज हो जाती है, और इसीलिए हम इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। देखो, ये जो वर्ड है ना ऑल्फैक्टरी, इसका मतलब ही होता है रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। तो इसको ऐसे समझो जैसे लिटमस पेपर कलर बदलकर एसिड या बेस के बारे में बताता है, बिल्कुल वैसे ही ये इंडिकेटर्स अपनी स्मेल बदलकर ये काम करते हैं। कितना कूल है ना? और पता है, इनका एक बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन भी है। ये इंडिकेटर्स ना खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं जो विजुअली इंपेयर्ड हैं। सोचो इसके बारे में। इसकी हेल्प से वो भी आसानी से एसिड बेस्ड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल। ये साइंस को सच में सबके लिए एक्सेसिबल बनाता है। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। लेट्स सी कि ये काम कैसे करता है, और इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेंगे जो हम सबके किचन में मिल जाता है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनियन। ओके, तो अब देखो कि आखिर होता क्या है। इमेजिन करो हमने अनियन का पेस्ट लिया। पहले हम उसको एक एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। पता है क्या होगा? कुछ नहीं, अनियन की जो वो कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल है ना, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। आप उसको आराम से डिटेक्ट कर पाओगे। बट यहाँ आता है ट्विस्ट। जैसे ही हम उसे एक बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो बूम, अनियन की वो तीखी स्मेल एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरह से गायब। यू कैनॉट डिटेक्ट इट एट ऑल। ओके, अनियन की स्मेल तो काफी स्ट्रांग और पंजेंट होती है। अब एक ऐसे एग्जाम्पल पे चलते हैं जिसकी स्मेल बहुत ही प्लेजेंट है।
आई एम टॉकिंग अबाउट वनीला एसेंस, राइट? इसकी मीठी मीठी खुशबू तो सबको पसंद आती है। और गेस व्हाट, यहां भी बिल्कुल वही सेम पैटर्न रिपीट होता है। अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वनीला की वो ऑसम प्लेजेंट स्मेल वैसी ही रहेगी, इट परसिस्ट्स। लेकिन जैसे ही आपने उसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया तो वनीला की वो खुशबू पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी, गायब। Okay, let's take one more common spice to really lock this concept in. Clove oil. Hasian long का तेल। ये भी हम सबके घरों में आसानी से मिल जाता है, right? और यहां भी एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जब आप क्लोव ऑयल को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसकी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आराम से डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने उसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया, क्लोव ऑयल की स्मेल मास्क हो जाती है, मतलब आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो देखो, पैटर्न अब तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एसिड में स्मेल रहती है, लेकिन बेस में स्मेल गायब हो जाती है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। Why? Why does the smell vanish only in a basic solution? ऐसा क्या है बेस में कि वो स्मेल को गायब कर देता है, लेकिन एसिड नहीं कर पाता? Let's find out. तो चलो अब इसके पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। देखो, होता क्या है कि बेस इन चीजों के अंदर जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है। अब ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स ही वो कल्प्रिट हैं जिनकी वजह से स्मेल आती है। वॉलेटाइल का सिंपल मतलब है वो आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं, और जब वो उड़कर हमारी नाक तक आते हैं तभी हमें स्मेल आती है। अब बेस क्या करता है? बेस इन वॉलेटाइल कंपाउंड से रिएक्ट करके उन्हें नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट्स में बदल देता है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो हवा में नहीं उड़ते। तो अगर वो कंपाउंड उड़ेगा ही नहीं तो हमारी नाक तक पहुंचेगा कैसे? और इसीलिए नो स्मेल। लेट्स लुक एट दिस टेबल। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, लेफ्ट साइड में है वॉलेटाइल कंपाउंड जिसमें स्मेल होती है। जब ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट जिसमें कोई स्मेल नहीं होती। सिंपल। तो अनियन के केस में क्या था? उसके अंदर के एसिडिक कंपाउंड्स को बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया एंड द स्मेल इज लॉस्ट। बिल्कुल वैसे ही वेनिला के अंदर जो वेनिलिन मॉलिक्यूल है वो भी बेस के साथ रिएक्ट करता है और स्मेल वैनिश हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट केमिकल रिएक्शन। और फाइनली, इस पूरे कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस सिर्फ केमिस्ट्री रिएक्शंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। ये साइंस में इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। सोचो, जहां हम चीजें देखकर सीखते हैं, वहां सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उन स्टूडेंट्स को मौका देते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। इसकी वजह से वो भी केमिस्ट्री लैब में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साइंस को हम सब की तरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट्स रियली पावरफुल, इजंट इट? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में। आचार्य पीसी रे, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। वो एक विजनरी साइंटिस्ट, एक इंस्पायरिंग टीचर और एक सच्चे देशभक्त थे। इसीलिए उन्हें बिल्कुल सही फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। उनका पूरा नाम था आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे और उनका जीवन काल था 1861 से 1944 तक। और हाँ, ये जो टाइटल है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, ये उनकी पहचान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को ठीक से समझने के लिए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और देश को इकोनॉमिक फ्रीडम दिलाने में हेल्प की। देखिए, उस टाइम चैलेंज ये था कि इंडिया जरूरी मेडिसिन्स और केमिकल्स के लिए पूरी तरह से महंगे ब्रिटिश इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था। इसकी वजह से देश का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा था और हम दूसरों पर निर्भर थे। तो इस चैलेंज का उनका जवाब था इंडिया की सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जिसे उन्होंने 1901 में एस्टैब्लिश किया। ये इंडिया के आत्मनिर्भर बनने के सफर में एक बहुत ही बड़ा कदम था। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक कंपनी बनाने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने इंडियन रिसर्च को आगे बढ़ाने में और इंडिया को ग्लोबल साइंस मैप पर लाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1896 में उन्होंने एक नया स्टेबल केमिकल कंपाउंड डिस्कवर किया जिसका नाम था मर्क्यूरस नाइट्राइट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस डिस्कवरी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को इंटरनेशनल फेम दिलाया और ये प्रूव कर दिया कि इंडिया में भी ओरिजिनल रिसर्च का पोटेंशियल है। एक साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ वो एक कमाल के टीचर भी थे, एक सच्चे गुरु जिन्होंने साइंटिस्ट की पूरी एक जनरेशन को तैयार किया। उनका पढ़ाने का तरीका एकदम रेवोल्यूशनरी था। वो मानते थे कि साइंस सब तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को अपनी मदर टंग यानी बंगाली में पढ़ाते थे। इससे ये श्योर हो जाता था कि हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को गहराई से और साफ साफ समझ पाए।
उनकी मेंटरशिप की लेगेसी इस बात से साफ दिखती है कि उन्होंने इंडिया के कुछ सबसे फेमस साइंटिस्ट को ट्रेन किया। 2 बड़े नाम हैं, मेघनाथ साहा और सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने आगे चलकर साइंस की दुनिया में बहुत बड़े काम किए। उनका काम सिर्फ नए साइंटिस्ट को ट्रेन करना ही नहीं था, उन्होंने इंडिया के साइंटिफिक पास्ट को, जो हमारी एक भूली हुई विरासत थी, उसे दुनिया के सामने लाने का मिशन भी उठाया। उन्होंने एक लैंडमार्क बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये उनके काम से है और इससे उनका पैशन साफ दिखता है। इसमें वो बताते हैं कि कॉलोनियल रूल से सदियों पहले इंडिया के पास एक रिच साइंटिफिक ट्रेडिशन थी। इस बुक में उन्होंने कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ डॉक्यूमेंट किया कि एंशिएंट इंडिया की नॉलेज मेटोलॉजी, मेडिसिन और एल्केमी, जिसे रसाशास्त्र भी कहते हैं, जैसे एरियाज में कितनी एडवांस थी। तो आखिर में उनकी असली लेगेसी क्या थी? वो सिर्फ एक केमिस्ट से कहीं ज्यादा थे। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने कई अलग अलग फील्ड्स को टच किया। आप कह सकते हैं कि आचार्य पीसी रे की लाइफ का काम एक परफेक्ट केमिकल रिएक्शन की तरह था। उन्होंने साइंस को देशभक्ति के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन के साथ और रिसर्च को हिस्ट्री के लिए रिस्पेक्ट के साथ मिक्स किया, ताकि एक सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी जा सके। चलिए डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल और सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आखिर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू नलिफाई और कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट है। इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसल आउट कर देते हैं। अच्छा, तो इस रिएक्शन के 2 मेन हीरो हैं। एक तरफ है एसिड, जैसे आपका लेमन हो गया, जिसका काम है सोल्यूशन में H+ आयंस देना, और दूसरी तरफ है बेस, जैसे कि सोप, जिसका काम है OH- आयंस को रिलीज करना। बस इन्हीं H+ और OH- आयंस के बीच की जो केमिस्ट्री है, वही तो है पूरी कहानी। और इस रिएक्शन का जो असली मैजिक है ना, वो इस सिंपल से कॉम्बिनेशन में ही है। सोचो, एसिड से निकल कर आता है हाइड्रोजन आयन यानी H+, और बेस से आता है हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-, और फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इनके मिलने से बनता है एक बिल्कुल ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और वो क्या है? पानी यानी H2O। बिल्कुल ऐसे जैसे एक पजल के 2 पीसेस एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। तो इससे हमें एक गोल्डन रूल मिलता है जो हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर अप्लाई होता है। ये रूल केमिस्ट्री का एक लॉ समझ लीजिए। एसिड प्लस बेस विल ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, हमेशा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सॉल्ट कहाँ से आ गया? देखिए, H+ और OH- ने तो मिलकर वाटर बना दिया, तो एसिड और बेस के जो बाकी बचे हुए पार्ट्स थे, वो आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। चलो इसको एक्शन में देखते हैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। इमेजिन कीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेमन जूस लिया, जो एक एसिड है। जैसे ही हमने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो फौरन रेड हो गया। फिर हमने उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप लाइंग वाटर डालना शुरू किया, जो कि एक बेस है। और पता है क्या हुआ? धीरे धीरे बेस ने एसिड के पावर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, और एक ऐसा पॉइंट आया जब सोल्यूशन ना तो एसिडिक रहा ना बेसिक, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। पर रुकिए, यहाँ एक और मज़ेदार चीज़ हो रही है। जब ये रिएक्शन चलता है, अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो वो आपको हल्की सी गर्म फील होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है, यानी इवॉल्व होती है। और दोस्तों, जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब फोकस कीजिए उस एग्जाम्पल पर जो आपके एग्जाम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों पावरफुल चीजें मिलती हैं तो बनता है NaCl यानी हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट, और ऑफ कोर्स H2O यानी वाटर। इस इक्वेशन को तो बिल्कुल परफेक्ट तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए इस HCl प्लस NaOH वाले रिएक्शन को फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें हमारे रिएक्टेंट्स क्या हैं? बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्रोडक्ट्स क्या बनी? सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट है, और वाटर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का टाइप क्या है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। देखा, इस तरह से पॉइंट्स में याद रखना कितना ईजी है। लेकिन आखिर ये सब रिएक्शंस क्या सिर्फ केमिस्ट्री लैब्स तक ही लिमिटेड है? नो वे।
आपको शायद सरप्राइज होगा ये जानकर कि न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमारे चारों तरफ हो रहा है। आइए देखते हैं इसके कुछ अमेजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला और कॉमन एग्जाम्पल है इंडाइजेशन। कभी कभी हमारे पेट में एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है और एसिडिटी हो जाती है। इसे आराम पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा एंटासिड लेते हैं, जो एक बेस है। ये बेस पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिलता है। फिर सोचिए, जब एक बी स्टिंग करती है तो वो एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, जिससे पेन होता है। उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो एक माइल्ड बेस है, लगाने से फौरन आराम मिलता है। इवन हमारे फार्मर्स बेस का यूज करते हैं। अगर सॉइल बहुत एसिडिक हो जाए तो वो उसमें स्लेट लाइन जैसे बेसिस डालते हैं, ताकि सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली केमिस्ट्री का एक तरीका है बैलेंस रिस्टोर करने का। चाहे वो आपके पेट में हो रही एसिडिटी की जलन हो या एक बी स्टिंग का दर्द, ये प्रोसेस हमेशा दो रिएक्टिव चीज़ों यानी एसिड्स और बेसिस को लेकर उनसे स्टेबल चीज़ें यानी सॉल्ट और वाटर बनाता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, राइट? कभी चींटी काट लेती है तो जलन होती है, या फिर पेट में एसिडिटी हो जाती है। पर कभी सोचा है इसके पीछे की साइंस क्या है? चलो आज समझते हैं। इन सब का जवाब एक बहुत ही सिंपल केमिकल प्रोसेस में छुपा है। सो बेसिकली आप इसे एक केमिकल पीस ट्रीटी जैसा समझ सकते हो। यहाँ क्या होता है कि एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के असर को बिल्कुल कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। बस इसी सिंपल से प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ट्रस्ट मी, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हमारी सारी एग्जांपल्स का बेस बनेगा। ओके, तो चलो अपना पहला केस स्टडी लेते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सब ने फेस की है, चींटी का काटना। अरे सबको कभी ना कभी काटा ही होगा, राइट? और वो जो तेज जलन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उफ। लेकिन क्या आपने कभी एक सेकंड रुक कर सोचा है कि आखिर इसके पीछे की केमिस्ट्री है क्या? तो इस दर्द के पीछे का जो मेन विलन है ना, वो है एक केमिकल। होता क्या है कि जब एक चींटी काटती है तो वह हमारी स्किन के अंदर एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देती है, और इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, इसका एक और टेक्निकल नाम है मेथेनोइक एसिड। और यही वो कल्प्रिट है, यही वो एसिड है जो इतनी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन और स्वेलिंग कॉज करता है। तो आखिर इस एसिडिक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? वेल, अब आपको सोल्यूशन पता है। हम यूज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन का मैजिक। बिल्कुल, इस एसिडिक स्टिंग के असर को खत्म करने के लिए हम उस पर एक माइल्ड बेस सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में रखा हुआ बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर आप कैलामाइन सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। बेसिकली ये बेसिस उस फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें फौरन रिलीफ मिलता है। ओके, सो एंट बाइट तो एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी। अब आते हैं एक ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम पे जो आई एम श्योर बहुत ही कॉमन है, इंडाइजेशन, या जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। होता है ना, कभी कभी ज्यादा स्पाइसी खाने के बाद पेट में अजीब सी जलन फील होती है। गेस व्हाट, इसके पीछे भी वही न्यूट्रलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। देखो, हमारा जो स्टमक है ना, वो नेचुरली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करता है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉर्मली तो ये एसिड हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा स्टमक इससे जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है। बस तभी पेट में दर्द और इरिटेशन शुरू हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिटी। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि ये मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। बट डोंट वरी, हमारा स्टमक एक स्पेशल प्रोटेक्टिव लाइनिंग से सेफ रहता है। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटासिड्स। नाम से ही क्लियर है, एंटी एसिड यानी एसिड के अगेंस्ट। तो ये एंटासिड्स क्या होते हैं? सिंपल, ये माइल्ड बेसिस होते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हम ये बेस लेते हैं, ये हमारे पेट में जाकर उस एक्स्ट्रा एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड हमें आराम मिल जाता है। चलो पेट की एसिडिटी से अब बाहर निकलते हैं। अब हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जहां न्यूट्रलाइजेशन हम सब रोज करते हैं, इनफैक्ट दिन में 2 बार, और शायद सोचते भी नहीं। कहां? हमारे मुंह के अंदर। लेट्स सी कि कैसे हमारी डेली ओरल हाइजीन, हमारा ब्रशिंग, इसी केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है। सोचो, जब हम कुछ भी खाते हैं तो खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं, उनका क्या होता है?
हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो इन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और इस प्रोसेस में एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ध्यान से समझो, ये एसिड्स बहुत डेंजरस हैं। ये धीरे धीरे हमारे टूथ एनामल को खराब करना शुरू कर देते हैं। और टूथ एनामल्स, बाय द वे, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसी प्रोसेस से होता है टूथ डीके। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, वो चीज जो हम रोज सुबह उठ के यूज करते हैं, हमारा टूथपेस्ट। आपका जो टूथपेस्ट होता है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है, यानी एल्कलाइन। तो जब हम ब्रश करते हैं तो ये बेसिक टूथपेस्ट उन सारे हार्मफुल एसिड्स को जो बैक्टीरिया ने बनाए हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। सी, कितना सिंपल है। इस तरह डेली ब्रशिंग से हम अपने दांतों को सेफ रखते हैं। ऑलराइट, अब तक हमने एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करने वाले एग्जांपल्स देखे हैं, बट लेट्स मूव टू अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जहां सिचुएशन थोड़ी उल्टी है। हम बात कर रहे हैं एक वॉस्प की स्टिंग की। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंट और वॉस्प का स्टिंग एक जैसा ही तो होता है, बट लेट मी टेल यू, उनकी केमिस्ट्री जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर आता है एक ट्विस्ट इन द टेल। एक वॉस्प का जो स्टिंग होता है ना, वो एसिडिक नहीं होता, बल्कि वो एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक। हाँ, वॉस्प हमारी स्किन में एक एल्कलाइन सब्सटेंस इंजेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आपने बेकिंग सोडा जैसा बेस लगा दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। इनफैक्ट इरिटेशन और बढ़ सकती है। और ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो इसका मतलब साफ है, अगर प्रॉब्लम एल्कलाइन है तो सोल्यूशन क्या होगा? एक एसिड। बिल्कुल। इस एल्कलाइन स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इसका ऑपोजिट यानी एक वीक एसिड यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में रखा हुआ विनेगर जिसमें एसिडिक एसिड होता है, या फिर सिंपल लेमन जूस। ये एसिड उस एल्कलाइन सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो ये रूल हमेशा याद रखिए, एंट स्टिंग जो एसिडिक है उसके लिए बेस, और वॉस्प स्टिंग जो एल्कलाइन है उसके लिए एसिड। सिंपल। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम क्या देख सकते हैं? यही कि न्यूट्रलाइजेशन एक साइलेंट केमिकल हीरो की तरह है। एंट बाइट के दर्द को कम करने से लेकर हमारे पेट की एसिडिटी को शांत करने तक, और हमारे दांतों को बचाने से लेकर वास्प स्टिंग का इलाज करने तक, ये एक इनविजिबल केमिकल रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में हर रोज हमें प्रोटेक्ट करती है और चीजों को बैलेंस में रखती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। आपको पता है, ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब में होने वाला कोई रिएक्शन नहीं है। एक्चुअली ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है जो हमारे एनवायरनमेंट को, मतलब हमारी मिट्टी और पानी को बचाने में हेल्प करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन है क्या? सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल एसिड्स और बेसिस होते हैं ना, उनके इफेक्ट को एकदम कैंसल आउट कर देता है। समझ लो, ये हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए एक पावरफुल टूल जैसा है। अच्छा, एक बात सोचो, जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए अच्छी हेल्दी सॉइल चाहिए। लेकिन अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो फिर प्लांट्स ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाते। उन्हें जिंदा रहने के लिए और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के लिए एकदम बैलेंस्ड पीएच रेंज की ज़रूरत होती है। तो देखो, सॉइल दो मेन तरीकों से अनहेल्दी हो सकती है। पहला है एसिडिक सॉइल। ये यूजुअली तब होता है जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता क्या है कि प्लांट की रूट्स डैमेज हो जाती हैं और बेचारा प्लांट ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं पाता। और फिर दूसरी तरफ है बेसिक सॉइल। ये तब बनती है जब ज़मीन में एल्कलाइन मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस केस में भी प्लांट्स को एसेंशियल मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर सॉइल एसिडिक हो गई है तो इसका इलाज क्या है? वेल, यहाँ पर किसान एक सॉइल डॉक्टर की तरह काम करते हैं। वो इस एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए उसमें बेसिस ऐड करते हैं। जो सबसे कॉमन दवाइयाँ यूज होती हैं वो हैं क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हाँ, एक बात याद रखना, ये दोनों नाम क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये तो हो गई एसिडिक सॉइल की बात। लेकिन अब आते हैं ऑपोजिट प्रॉब्लम पर। जब सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तब क्या? इसके लिए सोल्यूशन एकदम नेचुरल है। हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट। पता है क्या होता है? जब ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डिकम्पोज होता है ना, तो वो नेचुरली एसिड्स रिलीज करता है और यही एसिड्स उस एक्स्ट्रा बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कितना सिंपल है ना? चलो, अ ग्रेट, सॉइल की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली। लेकिन सोचो क्या होगा जब सेम प्रॉब्लम जमीन से निकलकर हमारे पानी में आ जाए, हमारी नदियों में, हमारी झीलों में। अब ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी फैक्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है
वो स्ट्रॉन्ग एसिड से भरा होता है। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, ये पानी में रहने वाले सभी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए लिटरली जहर है। मछलियों के लिए, पौधों के लिए एक जानलेवा खतरा। और ये एक फैक्ट है। एनवायरमेंटल साइंस की किताबों में साफ साफ लिखा है कि अगर इस एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट को सीधा नदियों या झीलों में डाल दिया जाए तो ये वहां रहने वाली मछलियों और दूसरे एक्वाटिक लाइफ को मार देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वही न्यूट्रलाइजेशन। प्रोसेस देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फैक्ट्री से जो एसिडिक पेस्ट निकलता है उसको पानी में छोड़ने से पहले बेसिक सब्सटेंसेस जैसे लाइन से ट्रीट किया जाता है, और जब वो वेस्ट पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है तभी उसको सेफली एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। और इसीलिए ये जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरी और जिम्मेदारी भरा काम है जो इंडस्ट्रीज को करना ही पड़ता है। यही प्रोसेस इंश्योर करता है कि फैक्ट्री का वेस्ट वाटर एनवायरनमेंट में वापस जाने से पहले एकदम सेफ हो जाए, ताकि हमारे कीमती वाटर इकोसिस्टम्स हमेशा सेफ रहें।